अस्सलामुअलैकुम। ये जो जूम पे जिन्होंने ज्वाइन किया इनको आवाज आ रही? कोई एक स्टूडेंट बता दें। यस सर। तो सबसे पहले अटेंडेंस लगा लेते हैं। 004 012 016 012 present. 021 016 027 038 046 और 050।
058 065 070 Present, sir. 074 Sir, present. 78 082 086 092 096 Present, sir. 100 106 Present, sir. 110 114 117 Present, sir. 123 Present, sir. 130 Present, sir. 131 135 139 143 151 Present, sir. 160 161 164 166 Sir, excuse me, sir. 078. और किसी के अटेंडेंस ना हुई हो ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी स्लाइड शो हो रही है सबको Yes, sir. Yes, sir. हो रही हैं. हाँ तो आप लोग वन बाय वन इंट्रोडक्शन करवा चाहिए आप लोगों ने कंप्यूटर का भी पहले कोर्स पढ़ा है इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में उसमें क्या क्या चीज पढ़ी थी ये स्टूडेंट बता रहे सर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग के सब फंडामेंटल्स बेसिकली ये भी आपका जो कोर्स है ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के नेम से है इसके जो आपने कोर्स पढ़ा है उसका नेक्स्ट वर्जन है इसमें आप लोग चीज सीखेंगे कि आप लोग किसी चीज को कोड करना या प्रोग्राम करना तो वो कैसे करें तो जो उसमें लैंग्वेज यूज होगी वो C++ होगी तो C++ आप लोगों ने पहले यूज की है तो ये कोर्स आपका पास है जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स इसमें जो बुक्स हैं जो मैं आपको स्लाइड्स दूंगा ये भी यूज होंगी आप लोग जो प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम की उसके अलावा ये दो बुक्स हैं C++ हाउ टू प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ तो ये दोनों की सॉफ्ट कॉपी मेरे पास अवेलेबल है तो अभी सीआर को मैं दे दूंगा तो आप लोगों से शेयर कर देगा इसके अलावा जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम से जब बन जाएगा तो वहां पर मैं चीजें आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखने जो आपके क्विज होंगे ये अनअनाउंस होंगे इसके क्विज का पहले नहीं बताया जाएगा क्लास में किसी टाइम भी आपका क्विज हो सकता है तो इसकी जो वेटेज होगी वो 10% है इसके अलावा आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी जो टोटली प्रोग्रामिंग बेस्ड होंगी 20% मिड टर्म आपका 20% होगा फाइनल 50% ये जो इसकी CLOs हैं जैसे आपके हर सब्जेक्ट के CLOs होते हैं तो इस सब्जेक्ट के दो CLOs हैं CLO1 और CLO2 तो आपको ये पता है कि जब आपने सब्जेक्ट पास करना होता है तो दोनों CLOs आपके पास होने चाहिए
इससे ये नहीं है कि आप CLO1 क्लियर कर लें, CLO2 फेल हो तो आप बाद में आपके लिए डिग्री में इशू बनेगा। तो वो मैं आपको जो आउटलाइन शेयर करूंगा उसमें दोनों की वेटेज भी क्लियर मेंशन है कि CLO1 की कितनी वेटेज होगी और CLO2 की। ये कुछ आउटलाइन है जो हम टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले तो आज बेसिक जो आपकी इंट्रोडक्शन है वो हम देखेंगे। इसके बाद जो सी प्रोग्रामिंग की बेसिक्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, ये सब होंगे। इसके बाद आपके जो लूप्स वगैरह हैं, अरे मल्टी डायमेंशनल अरे फंक्शंस, तो ये सारी चीजें इस कोर्स में आपकी कवर होंगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर आ रही? एक स्टूडेंट Yes, sir. Yes, sir, आ रही है। क्लास के कुछ रूल्स भी हैं आपके। इसके जब आप क्लास में आए तो प्रॉपर आपने क्लास में बैठना है। कोशिश करेंगे फर्स्ट 5 से 10 मिनट्स में क्लास में आ जाया करें ताकि क्लास टाइम पे स्टार्ट हो, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट मींस कि आप लोग इस वीक में तो ऑन कैंपस है, नेक्स्ट वीक में आप लोग ऑनलाइन होंगे, तो किसी को ज़्यादा वेट ना करना। आज इसके अलावा आप लोगों ने क्लास में मोबाइल फोन यूज नहीं करना। अगर किसी की बहुत इमरजेंसी कॉल आती है तो आप मेरे से पूछ के बाहर जाके अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है सबको? जो आपकी असाइनमेंट की डेडलाइंस होंगी वो हम स्टार्ट में डिसाइड कर लेंगे कि किस डेट को सबमिट होंगे, उसके बाद डेट चेंज होगी। इसके अलावा जो आपके क्विज हैं वो अनअनाउंस होंगे, जो मैंने पहले भी बताया आपको। एग्जाम जो आपका है वो क्लोज बुक होगा। कोशिश करनी है कि आप लोग असाइनमेंट या क्विज में चीटिंग ना करें। जितनी आपको चीज समझ आती है उसको खुद अटेम्प्ट करें। अभी तो आप कोर्स पास कर लेंगे, बाद में अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, किसी जगह जॉब करने जाते हैं, तो अगर वहाँ पे अगर आपको चीजें नहीं आती होंगी तो उस टाइम पे उसको कैसे ओवरकम करें। कोशिश करेंगे आप लोगों ने एग्जाम क्विज असाइनमेंट खुद से करनी है, चीटिंग नहीं करनी। तो कोई बता सकता है कंप्यूटर क्या होता है? जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें कोई इनपुट होगी कोई आउटपुट होगी, तो कंप्यूटर को हम कुछ इनपुट्स देंगे, उसको प्रोसेस करेगा और उसकी जो आउटपुट होगी, तो बेसिकली ये आपका एक कंप्यूटर है। अच्छा देखें कंप्यूटर के साथ आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपके सामने एक कंप्यूटर है तो आपको कोई इनपुट डिवाइस चाहिए होंगी और आउटपुट डिवाइस भी चाहिए होंगी। इनपुट डिवाइसेस में आपकी क्या चीजें आ सकती हैं? कीबोर्ड है, माउस है। अच्छा देखें जो आपकी टोटल कंप्यूटर की इनपुट यूनिट्स होंगे, आउटपुट यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, CPU और स्टोरेज यूनिट। तो इनपुट यूनिट्स में क्या क्या चीजें आपकी क्या आ जाती हैं? कीबोर्ड्स, माउस, आपकी जो आप इसको इनपुट्स दे रहे हैं, स्कैनर्स है। उसके अलावा आउटपुट क्या है? आपकी LCD है, प्रिंटर है, स्पीकर है, तो ये आपकी आउटपुट है। मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेमोरी यूनिट बेसिकली आपकी जो सिस्टम में रैम होती है। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो वो सब किस मेमोरी में हो रहा था? आपका रैम में। तो रैम वोलेटाइल होती है या नॉन वोलेटाइल? देखें रैम पे ये है कि अगर आप सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो आप जो भी उसमें प्रोग्राम सेव होगा वो रेज हो जाता है। और जो आपका दूसरे स्टोरेज यूनिट है, फॉर एग्जांपल रोम है या कोई आपकी डिस्क है या फ्लैश ड्राइव है, तो उसमें चीजें सेव रहती हैं। अगर आप सिस्टम को ऑफ भी करते हैं तो वो उसमें सेव रहेगी। अच्छा जो CPU है उसमें बेसिकली दो यूनिट्स होते हैं, एक आपका ALU होता है और दूसरा आपका प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ALU बेसिकली आपने इसमें डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो सब कुछ ALU में है। और प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट्स में क्या होता है? इसके जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल रैम में कोई डाटा सेव है तो उसको वहां से पिक करना है, इसकी रजिस्टर में से डाटा उठाना है या सेव करना है, तो वो सारा
प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट करेगा। इसके जो आप प्रोग्राम सिस्टम को दे रहे हैं उसको वो कैसे रन करेगा। ये चीजें क्लियर होगी हैं? ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे इससे पिछले कोर्स में। ये वही आपके पास जो कंप्यूटर हार्डवेयर है। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर का बताएं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसके आपके पास जो हार्डवेयर है उसको अगर आपने रन करना है तो उसके लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो आपका हार्डवेयर है, जो आपके रोम है या ड्राइवर्स हैं, उनको जो रन कर रहा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दे सकते हैं क्या है? जैसे आपकी विंडोज है, मींस की जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है, इसके अलावा एंड्रॉइड भी है, iOS भी है। तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होंगे? तो सबसे बेस्ट जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एडोब रीडर, जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएंगी। अच्छा, नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं? मींस कि अगर आपने कोई भी चीज प्रेजेंट करनी है तो उसको हम नंबर सिस्टम में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर है, ये अच्छा ये कोई स्टूडेंट्स चले खैर। तो फर्स्ट आपका क्या है? बाइनरी नंबर, तो वो 0 1 की फॉर्म में होते हैं। फिर आपका ऑक्टल नंबर है, वो 0 से 7, डेसिमल में 0 से 9 और हेक्साडेसिमल में 0 से लेके f तक, 0 से 9 फिर देन a से f तक। तो ये आपके नंबर सिस्टम है। तो जो आप बता सकते हैं जो आपका जो मशीन है, जो फॉर एग्जांपल सीपीयू है, वो कौन से नंबर सिस्टम में है? बाइनरी सिस्टम 1 0 में। तो जो आप फिर कोडिंग करते हैं डिफरेंट, उसमें आपके जो ज्यादातर यूज होते हैं वो आपका बाइनरी और हेक्साडेसिमल। इसके अगर आप असेंबली लैंग्वेज कर रहे हैं तो उसमें आपके डेसिमल में भी आप दे सकते हैं इनपुट और हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हैं। इस तरह जो आपके ASCII कोड है वो भी हेक्साडेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसके बाद बिट्स और बाइट का कंसेप्ट है आप लोगों को। बिट्स क्या है? आपके पास जो एक सिंगल डिजिट है, 0 या 1, तो उसको हम बिट कहते हैं। और बाइट क्या होती है? 8 बिट को 1 ये क्लियर है सबको? तो अभी तक जो चीजें हमने देखी हैं तो कोई चीज क्लियर ना हो? जी रिकॉर्ड हो रहा है? जी रिकॉर्ड हो रहा है। तो 8 बिट्स अगर है तो उसको हम 1 बाइट कहते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी चीजें हमने देखी हैं क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, इस कोर्स में आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग क्या सीखेंगे? चलिए बेसिक तो फॉर एग्जांपल कोई एक एप्लीकेशन बताएंगे आप। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कोर्स पढ़ लेते हैं तो क्या चीज आप बनाना चाहेंगे? तो आप कोई एक एग्जांपल दे दें। कैलकुलेटर है, बिलिंग सिस्टम, उसके अलावा कोई डेटाबेस अगर आप क्रिएट करना चाहें, उसके अलावा कोई आप फॉर एग्जांपल आपके जो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है सब, एग्जांपल आप मैथ का भी कोर्स पढ़ रहे हैं, जैसे एरिया कैलकुलेट करना है किसी चीज का,
सर्कल अगर आपने सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है या उसका एरिया कैलकुलेट करना है तो उसमें यूजर से आपसे इनपुट ही नहीं, उसके बाद आपका पीछे प्रोग्राम लिखा होगा वो आपको आउटपुट बता देगा। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं कोड की फॉर्म में। सर हम लोग इसमें फॉर्म्स होते हैं C++ वो भी पढ़ेंगे फॉर्म्स बनाना। फॉर्म्स बनाना C++ में जो ऑप्शन होता है फॉर्म्स जी, इसमें हम बनाएंगे फॉर्म्स किस तरह के डाटा डेटा इनपुट करेंगे जी वो हम करेंगे। इसके अगर हम फॉर एग्जांपल एक आपकी क्लास है उनका डाटा हम अपने पास सेव करना चाहते हैं तो वो भी हम कोशिश करेंगे एंड पे जो फाइल मैनेजमेंट होती है आपकी वो भी पढ़ लें। इसके आप फाइल में डाटा को कैसे स्टोर करते हैं, फिर अगर वहां से आपने रीड करना है तो वो किस तरह से होगा। अच्छा देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया तो जो आपका कंप्यूटर है वो जो बाइनरी लैंग्वेज है 0 और 1 को उसको सिर्फ वही समझ आती है। इसको अगर उसको आप कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर बनाया है 2 नंबर्स को ऐड कर दें तो उसको बेसिकली जो उसके पीछे जो मशीन में रन हो रही है चीजें वो बाइनरी फॉर्म है। तो उसके बाद लैंग्वेज क्या है जो इंस्ट्रक्ट करती है कंप्यूटर को टू परफॉर्म सम टास्क। इसके अगर आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है तो आप कोई कोड लिखेंगे उसकी कोई लैंग्वेज होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको उर्दू या इंग्लिश समझ आती है तो मैं उसी लैंग्वेज में बात करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे सारे किसी और कंट्री के बैठे हो, फॉर एग्जांपल चाइना के लोग, तो उनसे अगर मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो उनको वो समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है हमने उस लैंग्वेज में उससे बात करनी है। सब जो कंप्यूटर को समझ आती है वो बेसिकली 0 और 1 है। सब जो आपकी लैंग्वेज है 0 और 1 में अगर आप किसी चीज को कोड करना चाहते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीजें। तो फिर उसके आगे डिफरेंट वर्जन आ गए। फॉर एग्जांपल मशीन लैंग्वेज से हम कहाँ पे चलेंगे, असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज से फिर हम कहाँ पे चलेंगे, आपकी जो डिफरेंट लैंग्वेज है C++ है, C है, जावा है, पाइथन है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेज है जिनमें हम किसी चीज को कोड करते हैं। कोड करने के बाद क्या हो रहा है कि वही लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन उसके लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। इसको हम कंपाइलर भी कहते हैं और असेंबलर भी कहते हैं। अच्छा, कोई बता सकता है प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज प्रोग्राम? इंस्ट्रक्शन होता है सर जो हम करते हैं। जिससे हमने कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है तो उसका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा जो हम किसी चीज को दे रहे हैं, उससे हम अगर वो टास्क परफॉर्म हो जाता है तो हमारे पास कोई प्रोग्राम है। जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कैलकुलेटर की, तो उसका आप एक प्रोग्राम लिखेंगे, वो आप अपने सिस्टम को देंगे, उसके बाद आप उसको इनपुट्स फॉर एग्जांपल ऐड करवाना है 2 चीज़ों को, वो नंबर इनपुट करेंगे तो आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये आपके पास एक प्रोग्राम है। इसके बाद आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो भी मैंने आपको बताई हैं, डिफरेंट है। अच्छा, अब ये सबसे फर्स्ट क्या है, मशीन लैंग्वेज है जो क्या यूज करती है बाइनरी को, और ये मशीन डिपेंडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपकी असेंबली लैंग्वेज है, ये भी आपके पास मशीन डिपेंडेंट है, लेकिन ये आपकी बाइनरी जो मशीन लैंग्वेज है उससे कुछ इजी है। नेक्स्ट क्या आपकी आ जाती है हाई लेवल इन लैंग्वेजेस जो आपकी मशीन इंडिपेंडेंट है। ये पोर्टेबल का क्या इसके फॉर एग्जांपल पोर्टेबल ये है कि आप किसी भी मशीन लैंग्वेज में तो है ना, अगर आपने 2 चीजों को ऐड करना है उसकी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो आप वो यूज करें। जैसे बाइनरी का कोड है उसके अलावा अगर आप यूज करते हैं तो वो उसको परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है ये हर कोडर का डिफरेंट लिखने का मेथड है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आपने एक टास्क परफॉर्म करना है तो उसके डिफरेंट मेथड है कोड लिखने के। लाजमी नहीं है कि आपने 2 चीज़ों को ऐड करना है तो आपने इसी तरह से उसको कोड करना है। जैसे असेंबली लैंग्वेज में अगर आप 2 रजिस्टर्स, असेंबली लैंग्वेज का आइडिया है आप लोगों को, या असेंबली लैंग्वेज, लेकिन बाइनरी कोड में तो हम 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हैं ना कोई भी चीज। जैसे उसमें अगर प्लस आप लिख रहे हैं ऑपरेटर तो उसका भी इसमें एक कोड मेंशन होगा कि आपने जब 2 चीजों को ऐड करना है तो ये कोड आपने वहां पे लिखना है, कोई कॉम्बिनेशन होगा 0 और 1 का। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि हम
जो आपके पास बेसिकली जो आपके यूनिट्स स्टोरेज यूनिट्स के हैं रैम और रोम, तो उनमें डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं। आपका डाटा कहाँ पे सेव हो रहा है? रजिस्टर। तो हम मशीन लैंग्वेज में क्या करते हैं कि हम रजिस्टर को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, आपके पास AX है, BX है, CX है, तो AX में अगर आपने डाटा सेव करना है तो हम कमांड यूज करते हैं मूव AX कॉमा फॉर एग्जांपल 1 हेक्साडेसिमल। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपने BX में मूव करना है, मूव BX 05H, इनसे हेक्सा में चले गए। अब अगर आपने उन दोनों चीजों को ऐड करना है तो आप कमांड यूज करते हैं ऐड AX कॉमा BX। तो क्या बेसिकली ऐड की कमांड क्या कर रही है? वो BX में AX को ऐड कर सकती है। सब जब आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं तो वहां पे आपने रजिस्टर्स को एक्सेस नहीं करना। वहां पे आप कोई भी वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर में हम लिखते हैं x = 5, इंटीजर y = 10। फॉर एग्जांपल अगर ये कोड लिखेगा तो ये लिख भी सकता है इंटीजर a = 5, b = 10। उसके बाद अगर आपने ऐड करना है तो एक किसी नए इंटीजर में सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल z = x + y। तो ये आगे एग्जांपल आएंगे, वो आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग जो इस सब्जेक्ट में कोडिंग करेंगे वो हम हाई लेवल में करेंगे, और जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे वो C++ होगी। जैसे भी ये देखिए आपके पास आपने अगर कन्वे करना है U वर्ड टू कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल Y और U, अगर आपने ये कंप्यूटर को कन्वे करना है तो देखिए मशीन लैंग्वेज में उसका देखिए कितना बड़ा कोड है। इसके ये Y को स्टार्ट में बता रहा है, नेक्स्ट 8 बिट O को बता रही है, नेक्स्ट 8 बिट जो आपकी है वो U को बता रही है। तो ये बेसिकली आपकी जो ASCII टू रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह अगर आपने दो नंबरों की एवरेज देखनी है, एक ये नंबर है आपके पास और एक ये नंबर है, दोनों 5 बिट्स के हैं, तो सिंपल चीजें तो आप कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज में। लेकिन अगर आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है तो उसमें उसको आप कर सकते हैं ये। तो उसके लिए फिर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करेंगे। तो ASCII टू कोडिंग का आपको क्लियर पता है? इसके आप जब कीबोर्ड से कोई इनपुट देते हैं अपने सिस्टम को, तो एग्जांपल मैं A प्रेस करता हूँ तो अब कंप्यूटर तो जो आपका ये है CPU है, ये तो बाइनरी या हेक्साडेसिमल को समझता है। इसमें जो डाटा सेव हो रहा है वो बाइनरी फॉर्म में सेव हो रहा है। तो अगर मैं A प्रेस करता हूँ तो उसमें देखें उसके पास क्या सेव हो रहा है। यहाँ पे देखें A कहाँ पे है, देखें ये देखें 41 हेक्सा, इसके 41 हेक्सा है, तो ये 8 बिट नंबर है। इस तरह अगर मैं स्मॉल a इंटर करता हूँ तो वो देखिए 61 हेक्सा। तो हेक्सा से डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना आता है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर है, क्या था आपके पास a क्या था 41 हेक्सा, तो इसको 4 को क्या लिखेंगे 0 लेकिन ये तो हो जाएगा आपका 001, और ये क्या हो जाएगा 0100। तो अगर आप A प्रेस करते हैं तो ये क्या हो रहा है आपके पास, जो सेव करेगा अपने पास रजिस्टर में इस फॉर्म में बाइनरी में सेव करेगा, हेक्सा में सेव करेगा। ये चीज क्लियर होगी? उसके बाद जो आपकी आ जाती है समरी लैंग्वेज, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि जैसे आपके रजिस्टर है AX और अगर आपने डाटा मूव करना है AX में 32 डेसिमल और BX में 09H, उसके बाद ऐड करेंगे AX BX, तो बेसिकली क्या हो रहा होता है AX = AX + BX, तो डाटा आपका कहाँ पे सेव हो जाएगा AX में। तो ये जब आप लोग देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ।
देखिए आपके पास ये जो आपका सिस्टम है मेन मेमोरी, तो मेमोरी में बेसिकली आपके पास इस तरह के रजिस्टर्स जो आपके पास डाटा सेव हो रहा होता है वो रजिस्टर की फॉर्म में होता है। उन रजिस्टर्स को जब आप उसका आर्किटेक्चर देखते हैं किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का या आपके पास जो आपका सीपीयू है उसको डिफरेंट नेम दिए होते हैं, AX, BX, CX, पॉइंटर के लिए SI होता है, PI होता है, तो ये डिफरेंट उसको रिप्रेजेंट करने के नेम्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपने रजिस्टर AX को एक्सेस करना है तो उसके लिए जो कीवर्ड यूज हो रहा है वो AX है। अगर आपने B को एक्सेस करना है तो BX है। उसी तरह फिर आपके जो AX है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, AH और AI में। तो ये जो चीजें आप लोग जब आप माइक्रो कंट्रोलर का कोर्स पढ़ेंगे शायद आपका 3rd या 4th सेमेस्टर में हो तो उसमें आप लोग ये असेंबली लैंग्वेज वहां पे सीखेंगे। रजिस्टर्स क्या होता है? तो रजिस्टर क्या है? अगर आपने कोई डाटा सेव करना है 0 और 1 की फॉर्म में तो आपकी जो मेमोरी है वो बेसिकली एक रैम है, उसमें डिफरेंट लोकेशंस होंगी जहाँ पे आप अपना डाटा सेव कर रहे हैं। जैसे हम कोई चीज प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसको बाइनरी कन्वर्ट कर रही है ना, तो वो बाइनरी डिजिट्स कहाँ पे सेव हो रहे हैं? मेमोरी में। तो मेमोरी इस तरह तो नहीं है कि बहुत बड़ी चीज उसमें आप लोग चीजें सेव किए जा रहे हैं, उसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, हर पार्ट को भी काम होगा। स्टोरेज यूनिट्स हैं, कुछ उसमें पॉइंटर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डाटा एक्सेस करना है तो वो पॉइंटर यूज करके उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके हम वहां से उस चीज को एक्सेस करते हैं। जैसे आप देखें आपके पास फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है, वहां पे आप अपनी डिफरेंट फाइल्स को सेव कर रहे हैं, या आपका जो आपका फोल्डर में आप डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट करते हैं ना, तो इसी तरह मेमोरी यूनिट्स जो आपका है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफिस है तो आप वहां पे देखते हैं डिफरेंट रैक्स बन रखे हैं। इसलिए जो चीजें हमने यहाँ पे रखनी है ये वाली चीजें यहाँ पे रखते हैं। आप हर एक एग्जांपल लेते हैं किचन के, तो किचन में आप लोग ये तो नहीं है कि हर चीज को ऐसे ही जाकर रख देंगे, हर चीज की एक स्पेसिफिक आपको लोकेशन होगी जहाँ पर उस चीज को आप रखेंगे। जैसे रूम है आपका, तो रूम में आप अगर आप जाकर अपनी कोई चीजें रखते हैं, बुक्स रखते हैं, तो किसी एक जगह पे रखेंगे। तो इसी तरह जो आपकी मेमोरी यूनिट्स हैं वहाँ पे भी आपकी लोकेशन, हर टास्क के लिए लोकेशन स्पेसिफाई है कि आपने किस जगह पे कौन सी चीज को सेव रखना है। तो फिर उनको हमने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। नेम हम क्यों देते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी भी चीज को ट्रेस करने के लिए। तो सर उसके फिर जो रजिस्टर है AX है, BX, CX, BX, तो डिफरेंट रजिस्टर है। इस तरह पॉइंटर्स हैं SI, PI, CX। ये चीज क्लियर होगी है। तो इस सब्जेक्ट में असेंबली लैंग्वेज यूज नहीं होगी, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज क्या है। सर SI पॉइंटर्स हैं, इसका क्या मतलब है? मींस कि SI पॉइंटर है। फॉर एग्जांपल अगर आपने रजिस्टर में किसी चीज को लोकेट करना है, फॉर एग्जांपल एक रजिस्टर में बहुत सारे स्टैक्स बने हुए हैं, तो आपने अगर किसी जगह को लोकेट करना है तो उसके लिए आप पॉइंटर यूज करेंगे। पॉइंटर को आप बताएंगे फॉर एग्जांपल टोटल आपके पास 10 टैग्स बने हुए हैं, तो सबसे पहले वो SI पॉइंट करेगा फर्स्ट वाले रैंक को, 0 को, 1 को, 2 को, तो आप SI से उसको लोकेट करेंगे कि आपने किस टैग को लोकेट करना है। क्लियर हो गया? यस सर। So next, so उसके बाद जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें हम असेंबलर यूज करते हैं जो आपकी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो? तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में डिफरेंस क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपकी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस। जैसे आप देखें मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपने दो नंबर्स की एवरेज लेनी है ऐड करना है तो असेंबली लैंग्वेज में हम रजिस्टर यूज करके उसको लिख देते हैं। अभी देखिए हमारी अपनी मर्जी, हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहें, x लिखना चाहें, y, a, b, उसके बाद इंट क्या है उसको हम बता रहे हैं कि वो उसकी टाइप क्या है, जो हम डाटा सेव कर रहे हैं उसकी टाइप में कर रहे हैं, इंट में कर रहे हैं, फ्लोट में कर रहे हैं, कांस्टेंट है, कैरेक्टर है।
तो हमारी मर्जी से हम उसको बता रहे हैं। नेक्स्ट हमने y में हमने 20 को सेव कर दिया, z इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइड बाय 2। तो इसमें दोनों का क्या होगा, जो एवरेज आएगी वो z में स्टोर हो जाएगी। सर उसमें आपने सर ax का सेव किया, इसमें तो कुछ न्यू लिया है सी, तो सर उसमें अगर ax को देखिए ax जो असेंबली लैंग्वेज थी उसमें आप डायरेक्ट मशीन में नहीं लिख रहे, मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में हम जो आपके रजिस्टर फॉर्म में नेम ली है उनमें चीजें स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज का जो नेक्स्ट वर्जन था, जो नेक्स्ट जनरेशन थी, वो आपकी असेंबली लैंग्वेज थी। असेंबली लैंग्वेज से अब हम आगे हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसमें आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरह से उस चीज को कोड करना चाहते हैं। एंड पे ये भी चीज जो आपकी है, इसलिए आपने कोड तो लिख दिया हमने किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो कन्वर्ट किस में करेगा इसको, मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में। तो उसके लिए फिर हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आपके कंपाइलर्स हैं जो आपके इस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे आपकी जो एक्जी फाइल है, जब आप कोई भी कोड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो आप किस फाइल को रन करते हैं, कोई एक्जी फाइल होगी। इसके अगर आप कोई कोड करेंगे तो उसकी जो एंड में फाइल बनेगी वो एक्जी फाइल होगी, जो आप अपने किसी भी, फॉर एग्जांपल जो आपका क्लाइंट है, अगर आप एक कोड करते हो उसको परचेज सेव कर रहे हैं, तो आप उसको कोड तो नहीं देंगे ना अपना, एक एक्जी फाइल देंगे, वो उसको रन करेगा, जो उसका डिजायर्ड टास्क होगा उसको वो परफॉर्म कर लेगा। तो एक्जी फाइल बेसिकली जो आपकी कोड करने के बाद जो एक्जी फाइल है, वो उसका जो नेक्स्ट मशीन पे जो काम कर रही होती है वो मशीन लैंग्वेज में कर रही होती है, इसके 0 और 1 की फॉर्म में। ये चीज क्लियर हुई है? फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, int a is equal to 5, a multiply by तो अगर आप इसे अगर आप असेंबली लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो ये एक डिफिकल्ट टास्क है। वहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि आपने कीवर्ड कौन सा यूज करना है मल्टीप्लाई के लिए, उसके बाद मल्टीप्लाई किस तरह से हो रही है, वो कौन से रजिस्टर में सेव होती है, तो सारी चीजें आपको उसकी जो हैंडशीट डेटा शीट होती है किसी भी प्रोसेसर की, तो वहां से उसको आपको स्टडी करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो आपके ट्रांसलेटर है उसमें एक असेंबलर है और कंपाइलर है। बेसिकली क्या है, जो आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। असेंबलर में क्या है, जो आपकी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, और कंपाइलर क्या है, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस जो कोर्स है इसमें आप लोग कंपाइलर यूज करेंगे। इस सब्जेक्ट की भी आप लोगों की लैब हुई है कोई लास्ट वीक में, या कोई ऑनलाइन सेशन? ऑनलाइन सर वो समझ नहीं आ रहा। चलिए इस वीक कल है आप लोगों की लैब? अच्छा आ जाए, ठीक है। उसमें आप लोग देख लीजिएगा, मुझे सॉफ्टवेयर भी बता दीजिएगा कि आपके लेवल क्या है। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, तो हम यहाँ पे भी इंस्टॉल करवा लेंगे। तो यहाँ पे भी हम जो आप कोड करेंगे उसकी भी हम प्रैक्टिस यहाँ पे भी हो जाएगा करेंगे। ठीक है, लेकिन इस जो सब्जेक्ट है इसकी लैब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्योरी में तो आप लोग चीजें से सीखेंगे कि पॉइंटर क्या होता है, रजिस्टर्स, सॉरी ऑपरेटर्स के हैं, आपके स्ट्रक्चर्स के हैं, अरे क्या है, लेकिन आप उसको जो प्रैक्टिस है वो आपने लैब में लाजमी करनी है। तो इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कोड लिखने की, उतने ज्यादा अच्छा आप कोडर बन सकते हैं। तो भी आप लोग ये ना सोचें कि आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहे हैं तो कोडिंग का क्या फायदा है। देखिए अभी हर चीज जो आपकी सर्किट डिजाइनिंग बहुत कम हो चुकी है, इससे आप हार्डवेयर पे भी सर्किट बनाएं। अब देखें आप कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है तो कंट्रोलर यूज करते हैं। कंट्रोलर में क्या हो रही है, आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर आपको बड़ी इंडस्ट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे आपकी पीएलसीज लगी हुई है, कोई भी कंट्रोलर लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आप लोग कोई भी टास्क करवा रहे हैं तो वो एक सिंपल सा कंट्रोलर है जिससे परफॉर्म हो रहा है।
आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड पे हैं, तो जैसे आपकी आईसी डिजाइनिंग है, तो उसमें भी देखें आप वो एक छोटी सी चिप में आपका पूरा टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो उसकी बैक साइड पे क्या है, आपकी कोडिंग है। कोड करके आप उसको आईसी जो भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं उससे करवा लें। तो इस सब्जेक्ट को लाजमी सीखें। ये नहीं कहना कि ये सीएस वालों का सब्जेक्ट है तो हम लोग ना भी करें तो क्या होगा। तो कोशिश करें इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आप कोडर बन सकते हैं। इसके अलावा देखें भी आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के दौरान ही ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो ज़्यादा आप देखेंगे सीएस के स्टूडेंट हैं, किसी को वेब पेज डिजाइन करके दे रहे हैं या किसी को टास्क है उसको करके दे रहे हैं, तो बेसिकली क्या उसमें कोडिंग भी है। तो कोडिंग आप लोगों की जितनी अच्छी होगी तो आप लाइफ में अच्छी जॉब्स आपको मिलने के ज़्यादा चांस है। सब देखें, जब भी आप कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे। सब देखें, जैसे आपके कोई भी आपको एक टास्क मिलता है, फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, आप किसी को चीज करके दे रहे हैं, तो कोई यूजर जो आपका एक क्लाइंट है वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा, तो क्या आप लोग उसको डायरेक्ट कोड करना स्टार्ट कर देंगे या उससे पहले भी स्टेप होंगे? लेकिन सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि टास्क आप लोगों ने करना है क्या है। तो उसके आप लोगों ने उसकी डिस्क्रिप्शन, जो गुड उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए आपके पास, मींस कि उसमें हर चीज मेंशन हो कि आप लोगों ने क्या क्या करना है। नेक्स्ट क्या है, उसको आप डिफरेंट पीसेस में ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा टास्क है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें ताकि आपके लिए इजी हो। नेक्स्ट क्या, आप उसका कोई एल्गोरिथम लिखेंगे या सूडो कोड लिखेंगे, मींस कि आप एक सिंपल रफ फॉर्म में उसको लिख लेते हैं कि सबसे पहले मैं ये करूंगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यूज करेंगे किस तरह आप लोगों ने जो डिफरेंट पीसेस के आपने कोड या जो एल्गोरिथम बनाए हैं उनको आप आपस में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। जैसे आप देखें, आप कैलकुलेटर ही है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें डिफरेंट फंक्शन है, साइन क्या है, कॉस क्या है, इसके बाद लॉग है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट तो एक ही कोड तो नहीं लिख सकते, तो हर चीज का आप कोड लिख के उसको आप आपस में इंटीग्रेट करेंगे। तो डायरेक्ट आपने राइटिंग प्रोग्राम पे नहीं करना, सबसे पहले ये स्टेप्स करने, उसके बाद आप लोगों ने उसको कोड करना। तो एल्गोरिथम क्या होता है, आपके पास जो आपके स्टेप्स हैं किसी चीज को, पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो आपका एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट का आप लोगों को आइडिया है, फ्लो चार्ट क्या होता है? देखिए, आपने कभी इस तरह की फिगर देखी है बनी हुई? सिंपल स्टार्ट में लिखो, तो आप लोगों ने जैसे कोई हैंड बुक है, ऐसे आपको यूनिवर्सिटी में मिलती है, उसमें कभी आप लोगों ने फ्लो चार्ट देखा? फ्लो चार्ट में डिफरेंट आपके पास जो अभी मैं आपको दिखा, मैं इसके जैसे अभी प्रोसेस हो रहा है, तो उसको आप किस तरह से फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने कहा है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, टास्क है, वो एक डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में आपके पास गिवन था, तो उसको आप एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फ्लो चार्ट में। मींस आप फर्स्ट स्टेप ये करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, उसके बाद ये कंडीशन लग रही है, तो उसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट और एंड के लिए आप इस तरह के ये बॉक्सेस यूज करते हैं, सर्कल है। उसके बाद अगर आपके पास प्रोसेस स्टेप है तो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट है तो इस तरह का आपके पास बॉक्स होगा। उसके बाद अगर आप कोई कंडीशन लगा रहे हैं, डिसीजन लगा रहे हैं, इस तरह का बॉक्स है। और कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल के लिए आप एरो का साइन यूज करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं?
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, आप लोग वो लैब सरकासिम के बाहर? Yes, sir. तो उसके बाद आपका क्या आ जाता है? इंट्रोडक्शन है सी और सी क्लास का। देखिए सी का डेवलपमेंट 1970 में, उसके बाद सी प्लस प्लस जो है वो सी की नेक्स्ट फॉर्म है जो 1980s में डेवलप हुई। तो इससे देखने आप लोग जो कोडिंग करेंगे वो सारी सी प्लस प्लस में। तो अगर लास्ट में हमारे पास टाइम हुआ तो हम पाइथन भी देख लेंगे। पाइथन में अगर आपने कोड करना है किसी चीज को तो वो कैसे करते हैं। सर आवाज आ रही है? क्या आ रही है बोले? सर ये रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी बाद में? मिल जाएगी। प्रोग्रामिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं? देखिए आपके पास जो भी आप कोड कर रहे हैं उसके डिफरेंट उसमें एलिमेंट्स होंगे, जैसे कोई कंडीशन होंगी, लूप्स होंगे, सब रूटीन्स होंगी। तो ये उसको लिखने के मेथड है। ये पर आप कोई चीज लिख रहे हैं कोडिंग में, आप ये तो नहीं देखेंगे ना मैंने कोई चीज परफॉर्म करनी है तो उसका सारा कोड लिखूं, तो उसको आप ऑप्टिमल करने की कोशिश करेंगे। मेरा कोड छोटे से छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर मेरे पास एक चीज है वो बार बार रिपीट हो रही है, इसके फॉर एग्जाम्पल यूजर से इनपुट आ रही है दो नंबर्स की ए और बी, उसके बाद उसको मैं एक नए वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एस। जब यूजर में प्रोग्राम इस तरह का है कि जो भी इनपुट आ रही है वो आपकी एस में सेव होती है, तो मैं ये तो नहीं करूंगा कि मैं इसको एस में सेव कर लिया फिर S1 को मैं करूँ एस प्लस जो इनपुट आपके पास फॉर एग्जाम्पल ए आई है या एक्स जो भी इनपुट आ रही है, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास S2 में सेव करूँ। तो इस तरह तो आपका कोड जो है वो बहुत लेंथी हो सकता है। फिर आप क्या चीजें डिफरेंट आपके पास मेथड एंड लूप्स यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं अपने कोड को ऑप्टिमल करने के लिए। ये मैंने आपको पहले बता दिया जो आपके पास मशीन कोड है, प्रोसीजर लैंग्वेजेस है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। पैराडाइम बेसिकली ये आप कोड के लिखने का मेथड है। फॉर एग्जांपल कोई चीज आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है तो वो लिखने का उसका जो मेथड है वो पैराडाइम। जो उसकी टाइप्स कितनी है? 3 है। फर्स्ट क्या है? मशीन कोड है, उसके बाद प्रोसीजर लैंग्वेजेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर है? अच्छा, मशीन कोड क्या है? जो आपका लोएस्ट लेवल है प्रोग्रामिंग का वो आपका मशीन कोड है, जिसमें आप 0 और 1 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इससे जो भी आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है वो बाइनरी नंबर्स में देंगे। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपके पास? जो मेमोरी एड्रेस को आप एक्सेस करके जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो आपकी असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। जो आपकी प्रोसीजर लैंग्वेजेस हैं उसमें आपकी जो नेक्स्ट एडवांसमेंट है वो प्रोसीजर की है, जिसमें हम जो आपकी बेसिक सी है वो लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे आपकी मैटलैब में सी यूज हो रही है और भी बहुत सारी जो आपके सॉफ्टवेयर हैं वहाँ पे सी लैंग्वेजेस यूज हो रही है। नेक्स्ट आपकी जो एडवांसमेंट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
इसमें आपकी C++ है, C#, C जावा है, आपकी पाइथन है, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जी। ये C# भी कहते हैं इसको, ये C के डिफरेंट वर्जन है आपके पास जी। अच्छा अब देखें, जो आप किसी फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बात करते हैं या कोई आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो उसका कोई रूल होता है कि आपने उसको किस तरह से कन्वे करना है। जैसे आप किसी को राइटिंग फॉर्म में कर रहे हैं तो आप उसको लिखने का कोई मेथड होगा, जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई लेटर लिखते हैं, उसका एक लिखने का मेथड है। सर जब आप लैंग्वेज का लिख रहे हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होंगे, इसके उसको आप जो उसका सिंटैक्स लिख रहे हैं उसको भी मेथड है, इसके आपने कहीं पे कॉमा लगाना है, कहीं पे सेमीकोलन लगाना है, कहीं पे अगर कमेंट्स करना है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होंगे, तो वो उसके रूल्स हैं। इस तरह नहीं है जो आप चीज चाह रहे हैं उसी तरह उसको आप जो आपके माइंड में आ रहा है उसको लिखना शुरू कर दें, तो वो प्रोग्रामिंग नहीं है। प्रोग्रामिंग लिखने के लिए जो आप लैंग्वेज लिख रहे हैं तो उसके कोई सेट ऑफ रूल्स होंगे, तो भी हम आगे एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने कोड लिखना है तो उसको इस तरह से लिखेंगे। तो फिर जब आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डिफरेंट एरर्स भी आएंगे। जैसे आप कोई ऐसे भी लिखते हैं या कोई रिटन फॉर्म में भी चीज लिखते हैं तो वहाँ पे कुछ एरर्स आ सकते हैं। इसलिए जब आप लैंग्वेज भी लिखते हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो उससे भी आपके पास डिफरेंट एरर्स आएंगे। तो जो एरर की फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म के एरर्स हैं, 3 तरह के होते हैं एरर्स। एक तो आपके सिंटैक्स एरर है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंट कीवर्ड है, इंट की जगह आप INY लिख देते हैं, तो आपने ये मिस्टेक किया, तो ये क्या आ गया आपका सिंटैक्स एरर। तो फिर लॉजिकल एरर्स में देखिए आपने एक फॉर एग्जांपल मुझे जो रिक्वायरमेंट थी एरिया कैलकुलेट करना था सर्कल का, एरिया किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा मुझे यूजर से क्या चीज मिल रही है आर, तो इनपुट तो आपकी सिर्फ आर होगी, उसके बाद एरिया आप कैलकुलेट करेंगे पाई आर स्क्वायर। जब मैं पाई की वैल्यू 3.14 के अलावा कुछ लिख देता हूँ, वो तो आपने लिखी है ना बोर्ड में, एरिया तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा, आउटपुट आएगी, लेकिन आउटपुट ठीक होगी या गलत होगी, तो ये आपके जो है लॉजिकल है। फॉर एग्जांपल अगर आपने परसेंटेज लेनी थी किसी नंबर की, तो आउट ऑफ 300 जैसे था, लेकिन आप कोड लिखते हुए उसको 350 कर देते हैं, आउटपुट तो आपकी आ रही है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगी, तो ये आपके लॉजिकल एरर है। इसके आप जो कोडिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आपने चीज़ों को देखना है कि आपने जो टास्क परफॉर्म करवाना है उसी के लिए चीज लिख रहे हैं या किसी और टास्क के लिए। अच्छा नेक्स्ट क्या आपके जो रन टाइम एरर्स आ सकते हैं, तो वो डिफरेंट मेमोरी की वजह से भी एरर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोड कर रहे मेमोरी अगर टर्न हो जाती है तो उस वजह से भी एरर आ जाएगा, उसका इतना आपने घबराना नहीं है, डिफरेंट कोड को आप दोबारा से सॉफ्टवेयर ओपन करें उसको रन करें तो ठीक हो जाता है। तो वो आपके सॉफ्टवेयर के भी एरर्स हैं जो आपके रन टाइम पे आ सकते हैं। अच्छा देखें जब भी आप कोई C++ का कोड लिख रहे हैं तो किस तरह से लिखा जा रहा होता है। सबसे पहले आपके पास कोई एडिटर होगा जिसके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे, जो प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो सबसे फर्स्ट फेज में आप जो प्रोग्रामर है वो क्रिएट कर रहा है प्रोग्राम किसी भी एडिटर में। जैसे आपका सी कौन सा सॉफ्टवेयर बता रहे हैं, विजुअल स्टूडियो C++, तो आपका एडिटर है, इसमें आप एडिटर में जाकर अपना कोड लिखेंगे तो ये आपका फेज 1 हो जाएगा। जब देखें वो आपके डिस्क में सेव भी हो रहा है, वहां से आप उसको रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज क्या आपका, जो आपने कोड लिखा है उसको आप प्री प्रोसेस करेंगे। इसकी जैसे मैंने आपको कहा था कि हम उसको कंपाइल करते हैं, मशीन लैंग्वेज में हम उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो प्री प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्री प्रोसेस में वो चेक करेगा जो आपने कोड लिखा उसमें कोई एरर तो नहीं है, इसके अगर आपको कोई सिंटैक्स एरर है या कोई ऐसा एरर है तो वहां पे आपको बता देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो उसको कंपाइल करेगा। कंपाइल क्या कर रहा है, उसको
किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ताकि वो आपकी जो मशीन है उसके साथ वो कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट क्या आपका जो लिंकर है, जो आपका इसके साथ जो आपके ऑब्जेक्ट कोड है उसको लिंक कर रहा है आपकी जो अगर आपकी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, जिससे अगर एक टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं और आपने वो चीज पहले से की हुई है, जैसे हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरी बनी हुई है 4 5 प्लस की भी है, सब्ट्रैक्ट की भी है, मल्टीप्लाई की है, डिवीजन की, तो उनको भी हम वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो लिंकर क्या कर रहा है, जो आपकी लाइब्रेरीज है उनको आपके कोड के साथ लिंक कर रहा है। नेक्स्ट फेज क्या होगा आपका, लोड करेगा। लोड में बेसिकली जो आपने कोड किया कंपाइल करने के बाद जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है वो जो आपका प्राइमरी मेमोरी है, जो भी मेमोरी यूनिट है उसके ऊपर उसको वो लोड कर देगा। लास्ट क्या है आपका एग्जीक्यूट, जो आपने आउटपुट लेनी है सीपीयू से, वो सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा मशीन कोड की और आपको आउटपुट डिस्प्ले पे दिखा देगा। ये स्टेप्स क्लियर हो गया सब जी, वो प्री प्रोसेस में आपको बता देगा, मतलब वो इसमें किस करना है, मींस कि वो आपके सेकंड स्टेप पे, मींस कि आप जब प्री प्रोसेस करेंगे आप अपना कोड जो लिखते हैं उसको आप चेक करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, तो उसमें सिंटैक्स एरर तो नहीं है, तो आपको प्री प्रोसेस में एडिटर क्या है, मींस कि आपने जो भी कोड लिखना है उसको आप एडिटर में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, मैं टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं अपने एडिटर में उस कोड को लिख लूंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसको मैं चेक करता हूँ कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो वो आपका क्या है प्री प्रोसेस। तो उसके बाद कंपाइलर क्या करेगा, इसमें आप ट्रांसलेट करेगा आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। इसके आप जो ऑब्जेक्ट ही है ना आपका जो सीपीयू है, मशीन मींस कि उसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा आप लिंकर भी, इसके अगर आप कोई लाइब्रेरी लिंक करना चाहते हैं अपने कोड के साथ तो वो भी आप करवा सकते हैं। वो किस फेज में होगा, वो लिंकर में होगा। अगर आपके पास एक ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ है उसको आप अपने प्रोग्राम के साथ लिंक करना चाहते हैं तो किस में होगा, लिंकर फेज में होगा। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, लोडर। तो उसमें क्या हो रहा है, जो आपने कोड कर लिया है, जो आपने प्रोग्राम बना लिया है, तो आपका किसी मेमोरी यूनिट में सेव होगा। तो मेमोरी यूनिट्स जैसे हमने कहा था कि आपके जो रजिस्टर्स हैं तो उनमें वो कोड सेव हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका एग्जीक्यूट, उसकी जो भी प्री प्रोसेसिंग है जो सीपीयू में हो रही है, एएनयू में हो रही है, उसके बाद वो उसको आपकी आउटपुट दिखा देगा। देखिए एक लिंक होता है कि आप ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। स्टार्ट में भी आपके एडिटर में भी आप लिंक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन बना लिया है, उसको अगर आप कॉल करना चाहते हैं वो किसी और जगह पे सेव है तो वो आप एडिटर फेज में भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेरी हो, लेकिन जहाँ पे जो चीज समझ नहीं आ रही वहीं पे आप लोग मुझे रोक के पूछ ले रहे हैं। तो इतनी चीजें आप खुद पूछेंगे आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। ये जो लोग बाद में आए हैं तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को टाइम करेंगे क्लास। इससे पहले आप लोग एक क्लास होती है या फर्स्ट क्लास फर्स्ट यही है, तो कोशिश किया करें 10:45 पे टाइम है तो 10:50 तक सब हो जाए। सब जैसे ये देखिए आपके पास ये एक एग्जांपल है, ये कोड लिखा हुआ है आपके पास। जब इस चीज को आप लोग छोड़ देंगे ऊपर है, फिर इस चीज को देखिए जो ये आपका ये सी आउट लिखा हुआ है और हेलो सी प्लस प्लस वर्ड। बाकी चीजें हम नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे। फायर स्ट्रीम क्या है, वाइड मेन क्या है। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें सर, वो लीव हो गया था सर उससे पहले।
अभी ये लेक्चर एंड हो जाएगा, इधर भी काफी लेट आए हैं स्टूडेंट, तो एंड पे दोबारा अटेंडेंस होगी, ठीक है। ठीक है सर। जैसे ये देखें, ये सी आउट, इसमें मैंने कहा था कि आपके पास एक कमांड है सी आउट, जिससे अगर आपने कोई चीज डिस्प्ले करवानी है आउटपुट पे तो इसके लिए सी आउट, इसके बाद ये लेस के जो साइन है ये ऑपरेटर आएगा, उसके बाद जिस चीज को आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं उसको इस फॉर्म में लिख दिया। अच्छा अब देखें, हमने अगर ये हम सेमीकोलन यहाँ पे नहीं लगाते, जब आप प्री प्रोसेस करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर। ये डैश एन का मैं बताता हूँ जी, वो कॉमा के बाद आप एंड एल भी लिख सकते हैं, जिससे अगर आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है, नहीं इन्वर्टेड कॉमास के साथ ही आएगी। ये डिफरेंट आपके पास चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्पेस देनी है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है, नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट करना है, तो वो डिफरेंट आपके पास कीवर्ड है वो यूज करते हैं। तो आप जब लैंग्वेजेस की कोडिंग करेंगे तो ये चीजें सीखते हैं। बेसिकली ये जो चीज है ये डिस्प्ले नहीं होगी आपके पास, इसका मतलब ये बैक स्लैश एन से ये हो रहा है कि आप नेक्स्ट लाइन पे चले। जैसे अगर मैं दोबारा यहाँ पे सी आउट की कमांड लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स, तो क्या होगा, ये जो चीज है ये फर्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होगी, ये नेक्स्ट लाइन पर। अगर ये चीज ना लिखी हो तो इसके साथ ही लिखा होगा आउटपुट पे आ जाएगा, ठीक है। मींस ये नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए एस्केप सीक्वेंस, तो ये डिफरेंट सीक्वेंस है, बैक स्लैश एन भी है, बैक स्लैश पी यूज होता है जहाँ पर अगर आपने टैब देनी है। इसके अलावा अगर आपने चीजों को बोल्ड करना है या वहां पे, जैसे अभी आपने ये देखें इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन आप डिस्प्ले में भी इन्वर्टेड कॉमा लाना चाहते हैं तो बैक स्लैश इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे तो तब वो जी। कौन सा आईओएसटी? ये वाला, ये मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आपने देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपने जो कमांड लिखी है उसको लैंग्वेज लिखने उसका लिखने का सिंटैक्स है, कुछ रूल्स है। इसके बाद आपने ये सी आउट पे आपके पास ये आउटपुट स्ट्रीम पे आपके पास एक कीवर्ड है, उसके बाद ये क्या है, ये ऑपरेटर है, अगर आप ये भी यहाँ पे डालते हैं तो वो सी आउट का कोई फंक्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट आपने देखिए जो इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे डाला है, सॉरी ये वाला है, ये अगर आप नहीं डालेंगे तो वो किस चीज, तो ये कोई भी चीज कोड लिखने का डिफरेंट मेथड है। अगर आप जावा में इसको लिख रहे हैं तो उसका कीवर्ड सिंटैक्स होगा, सी में लिख रहे हैं तो वहाँ पे प्रिंट एफ आप यूज करते हैं, तो अगर आप पाइथन में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर उसका लिखने का सिंपल आप प्रिंट लिख के ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखेंगे वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो हर लैंग्वेज के कुछ सिंटैक्स है लिखने का, तो ये उसका लिखने का मेथड इस तरह से। तो इसकी आउटपुट किस तरह से आएगी, इस तरह से देखें आपके पास उसकी आउटपुट आ जाएगी। तो अगर मैं ये चीज के साथ लिखता हूँ सी आउट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स, तो ये नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा। तो आज जो हमने चीजें देखी हैं ये समझ आ गई है सबको? तो आज से बेसिक थी, हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ऑपरेटर्स देख लेंगे क्या होते हैं, इसके अलावा कुछ छोटे से कोड लिखेंगे कि वो कोई चीज परफॉर्म करनी है उसका कोड हम इस तरह से। पेपर पे से हमारे पास कोड लिख लिया है, देखें पेपर में आपके पास फॉर एग्जांपल एक कोड लिखा जा सकता है, उसमें आप बताएंगे इसकी आउटपुट क्या होगी, ठीक है। एक इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, नेक्स्ट कोई कोड लिखा होगा उसमें आप बताएंगे इसमें क्या एरर है, इसको एरर ठीक करके इसके आउटपुट बताएंगे क्या है। इसके अलावा एक आपको
डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में एक प्रॉब्लम गिवन हो सकती है, उसको कोड में कन्वर्ट करें। इसके कोई प्रॉब्लम है किसी क्लाइंट की, वो आपको बताता है, तो उसको आप किस तरह से कोड करें, इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो फर्स्ट लेक्चर हुआ है इसमें भी पेपर में आ सकता है, एमसीक्यूज फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक्स में। सर स्लाइड्स मिलेंगी? जी मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो दो बुक्स मैंने आप लोगों को रेफर की हैं, तो इसमें आपको सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, तो इसमें भी आप लोग देख लें, डिफरेंट एग्जांपल गिवन है। इसके अलावा जो आप लैब में काम करेंगे वो भी आपके पेपर में लिखा जा सकता है। जैसे देखिए जो लैब और थ्योरी है आपस में नहीं, ये नहीं आपने करना है कि थ्योरी में पढ़ रहे हैं या लैब में पढ़ रहे हैं, वो डिफरेंट होगा। तो जो सर क्लास में उनके साथ मैं कम्युनिकेट कर लूँगा, कोशिश यही करेंगे हम जो चीज़ आप लैब में कर रहे हैं उसी वीक में हम क्लास में भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं। तो उससे ये होता है कि आप लोग एक ही स्ट्रीम लाइन में, ये नहीं है कि हम यहाँ पे पॉइंटलेस पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप स्ट्रक्चर पे या फंक्शन पढ़ रहे हो, तो चीज़ें क्लियर नहीं है। कोशिश यही होगी जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हो वही आप लोग लैब में जाके करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले अटेंडेंस मार्क कर लें। कोई इशू नहीं है, वो कंप्रेस हो जाती है। ये बताएं 012 अब्दुल वासे, अब्दुल आद 016 अहमद हसन 027 038 गुलाम प्रेजेंट सर। 065 सर 050 प्रेजेंट है सर। देखिए 050 आपने फीस सबमिट नहीं की हुई, तो यहाँ पे मेरे पास क्लिक करने वो आ ही नहीं रहा कि हम क्लिक कहाँ पे करें उसको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 046 भी। तो आप लोग काइंडली यूनिवर्सिटी के साथ वो करें कांटेक्ट, उनको बता दें अपना, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूंगा आप लोग प्रेजेंट थे। 086 092 131 135 160 161 166। चलिए एक एब्सेंट से कुछ नहीं होता। ये मुझे उसका रोल नंबर बताएं। 050 Good night.